हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लंच एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे यूपीपीसीएल जे इलेक्ट्रिकल का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि हुआ था 27 अगस्त 2018 को। ओके, सिमिलरली हमने इसके पहले भी 2 सेशंस देखे जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस को अभी तक के डिस्कस करा लिए। ओके, आज के सेशन में हम लोग 100 to 1 से लेके 110 50 तक के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग इससे डिस्कस करने वाले, सो दैट आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। ये हमने जो एसएससी जेईई का मॉक टेस्ट लिया था जस्ट रिसेंट हमारा सेशन, उसमें अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रेफर्ड फॉर अ टेप रिकॉर्डर्स। तो उसका करेक्ट आंसर था हिस्ट्रेसिस मोटर। और सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर कमेंट किया, उनका नाम है रामाना मनेम एंड बाबुराव गौंडे। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, आपने सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। अगर आप भी चाहते हो मैं आपका नाम लूँ मेरे नेक्स्ट सेशन में, तो इस सेशन को कंप्लीट एंड तक देखना है और सेशन के एंड में जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सबसे फर्स्ट कमेंट। यहाँ पे मैं आपके लिए डेलिबरेटली स्क्रीनशॉट्स मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप सिंपली चैनल पे क्लिक करके सारे प्रीवियस सेशंस को जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इसमें 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई होप ये जो सेशंस अभी देख रहे होंगे तो उन्होंने ये फर्स्ट जो सेशन है काफ़ी अच्छे से फर्स्ट और सेकंड सेशन आपने देख के आए होंगे। अगर नहीं देखा होगा आपने तो प्लीज़ उसको जाके कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये जो यूपीपीसीएल जी का पेपर है इलेक्ट्रिकल का, इसमें मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखे हैं। सिर्फ उन्होंने कुछ पैरामीटर्स के डिफरेंट वैल्यूज़ पूछ लिया, बट बाकी मैं बता दूँ आपको जो कुछ क्वेश्चन जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट पे वगैरह क्वेश्चन है या फिर एक सर्किट के ऊपर क्वेश्चन है, वो सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमने ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं फर्स्ट और सेकंड सेशन में, तो उसी को हम लोग इसमें डायरेक्टली आंसर्स मार्क करके चलते हुए चलेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू सबसे पहले हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको वहाँ पे इस सेशन और इस सेशन से मार्कअप करना है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए थे, 50 क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए थे, ठीक है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हम लोग 50 क्वेश्चंस आज इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। एनालाइज द फॉलोइंग डायग्राम एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन 8 ओम रेजिस्टर्स का। अभी यहाँ पे 8 ओम सिमिलर सर्किट आपको मैं बता दूँ, सेम क्वेश्चन आपको अगर आपको रिकॉल हो रहा होगा फर्स्ट या सेकंड सेशन में हमने देखा था, ये सेम सर्किट उन्होंने पूछा था जहाँ पे 4 ओम्स का करंट पूछा था। तो अभी यहाँ पे हमें 8 ओम्स का यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, 8 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। पर टेंशन ना लीजिए, मैं आपको फिर से सॉल्व करते हुए आपको ये सेशन आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इस नोड पे अगर हम लोग ए अज्यूम कर लेते हैं और अगर यहाँ पे ग्राउंड नोड अज्यूम कर लेते हैं, तो एट नोड ए हम लोग एक नोडल एनालिसिस से कैसे इक्वेशन लिखेंगे, v माइनस 20 अपॉन 10 प्लस v बाय 4 प्लस v प्लस 12 बाय 8 इज इक्वल टू 0। अभी मैं बता देता हूँ, v माइनस 12 यहाँ पे डिक्रीजिंग है वोल्टेज, ठीक है। v माइनस 20 अपॉन 10 ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया। ओके, यहाँ पे v इस पे हमने v अज्यूम कर लिया, ठीक है। v बाय 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे माइनस से प्लस लेके, ठीक है। तो v प्लस 12 अपॉन 8 ओम्स इसका रेजिस्टेंस हो गया इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट v इज इक्वल टू 20 बाय 19। इसको आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको आपको ऐसे रहने देना है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे 8 ओम्स का रेजिस्टेंस में से करंट पूछा गया, तो हम लोग ये जो इक्वेशन है ये नोडल एनालिसिस से हमने जो लिखा है ये ब्रांच का, तो हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। v जो आया हमारा 20 प्लस 19 प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 ओम्स का, सो दैट हम लाके इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, 8 ओम्स में से, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से भी, क्योंकि और बैटरी से कभी यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहेगा इस करंट फ्लोइंग पे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज आई, मान लो इसको I1 मान लेते हैं, तो I1 विल बी इक्वल टू 20 बाय 19 प्लस 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू, सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा 1.6315, ठीक है। इसको समअप कर लेते तो 1.632 विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 102। द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच में गैप होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपने कुछ इस तरीके से ग्राफ देखा होगा, सबसे पहले हमारा एक वैलेंस बैंड रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है और ये हमारा कंडक्शन गैप,
बैंड, ठीक है। ओके, इस केस में क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन, उस टाइम पे हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो गैप है इसी को हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 103। If a 5 amperes of electric current flows for a period of 3 minutes, what will be the amount of charge transferred? ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। आपको ध्यान में रखना होगा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर से, तो हम लोग उसमें उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अगर हमारा यहाँ पे आई गिवन है 5 एम्पियर्स, करेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास टी गिवन है 3 मिनट्स, इसको हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते तो वो हो जाएगा 180 सेकंड्स, क्योंकि 3 × 60 which will be equals to 180 seconds, and Q will be equals to 5 × 180 which is 900 कूलम। सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम लोग कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू I × T। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104। व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू द सर्किट ऑफ फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 4 ohms, द पावर डिसिपेटेड बाय इट। अगर एक करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर्स में से, एक 4 ohms के रेजिस्टेंस में से, ठीक है, ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, हमारे पास 4 ohm का रेजिस्टेंस है, तो हमारा जो पावर डिसिपेशन है वो कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे वोल्टेज करंट गिवन है और हमारे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, तो पावर ड्रॉप कितना होता है, P इज इक्वल्स टू I² R। I कितना है हमारा 5² × R कितना है 4, विच विल बी इक्वल्स टू 100, क्योंकि 5² 25 × 4 100 वाट। पावर का हमारा यूनिट क्या होता है, वाट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू सर्किट्स हैविंग। सेम क्वेश्चंस आई गेस हमने हमारा जो एसएससी जेईई का क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स के यूनिलैटरल, बायलैटरल और पैसिव एक्टिव नेटवर्क्स, ये सारे नेटवर्क्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किए हैं आपको। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो काफ़ी अच्छा सेशन है, उसको जाके प्लीज़ देखिएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू द लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट विल बी द वर्किंग रेजिस्टेंस ऑफ 240 वोल्ट 60 वाट लैम्प। वर्किंग रेजिस्टेंस हमें पूछा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है, तो यहाँ पे वर्किंग रेजिस्टेंस पूछा है, तो R विल बी इक्वल टू V² हम लोग कैसे लिखेंगे, 240 × 240 अपॉन कितना पावर है हमारे पास, यहाँ पे चला जाएगा तो पावर 60, 4 × 240 × 4 विच इज़ 960 ohms इसका वर्किंग रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इन द केस ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक एज द गैप स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस द ब्रेकडाउन वोल्टेजेस डैश। ओके, अगर इनके लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है, अगर गैप हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बीच में के, तो हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज 4, व्हाट इज द सब्सटेंस कॉल्ड। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 है तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे, इसको ध्यान में रखना होगा। उसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज 4, द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ सेमीकंडक्टर। वो ना तो एक कंडक्टर होता है ना तो वो इंसुलेटर होता है, इट इज सेमीकंडक्टर, जिसकी प्रॉपर्टीज लाइक करते हैं बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, सो उसका मैं करेक्ट आंसर मार्क करते हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। विल से द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा यूनिट क्या है, काफ़ी सिंपल सा सवाल है बाय द वे, वैट्स, वोल्ट, कूलम या फिर ओम्स या फिर कूलम्स। हम वोल्ट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम लोग मेजर करते हैं। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन इस सेशन में देखने को मिले। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरीज आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स ईच कंटेनिंग वन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, आयनिक इलेक्ट्रोड, सेपरेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे उसमें कंपोनेंट रहते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आयनिक इलेक्ट्रोड नहीं, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड चाहिए। ओके,
बैटरीज में हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है, एक सेपरेटर रहता है और इलेक्ट्रोलाइटिक रहता है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से बैटरी का ये रहता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रहता है और यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक सेपरेटर इन दोनों के बीच में, और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड सेपरेटर एंड इलेक्ट्रोड, मैंने गलती से आयोनिक इलेक्ट्रोड बोल दिया था, बट आयोनिक इलेक्ट्रोड नहीं रहता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव, नेगेटिव, सेपरेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। कंप्लीट द सेल रिएक्शन ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अ लीड एसिड बैटरी। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी बार देखे हैं इस पेपर में, स्पेसिफिकली कई बार उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होने के कारण उन्होंने सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे, एग्जामिनेशन में पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज़ PbSO4 + 2H2O। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सेल रिएक्शन है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल, व्हाट विल बी इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अगर लेंथ ऑफ वायर डबल हो जाती है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल रिड्यूस बाय 50%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं टेक्निकली आपको बताता हूँ, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, ρ/2 पाई L नेचुरल लॉग ऑफ R2/R1। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। ओके, R2 क्या होता है? रेडियस ऑफ आउटर लेयर ऑफ केबल। ठीक है, ये हो गया R2, और R1 क्या है हमारा? R1 जो है रेडियस ऑफ कंडक्टर। ओके, तो ये फॉर्मूले से आप इसको मैनिपुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, अगर हमारा लेंथ ऑफ वायर डबल हो जाता है तो उस केस में इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लेंथ हमारा बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, 2x, तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है? 1/2 का हम लोग क्या लिखते हैं? 50%। ठीक है, तो हमारा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 50% से रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 114। An electric bulb of 100 watt is connected to a 250 volts alternating current supply. How much current is there in the circuit? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पावर हमारे पास क्या है? पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो हमें बता दो AC करंट में एक फैक्टर आता है cos⁵, विच इज़ हम लोग उसको क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक बल्ब है तो आपको ध्यान में रखना होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब एक जस्ट अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहता है, तो उस रेजिस्टिव सर्किट में हमारा करंट और वोल्टेज जो है हमारा, ठीक है, इन फेज रहता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो cos⁵ जो रहता है, ठीक है, cos⁵ वो हमारा 1 रहता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू VI cos⁵। ठीक है, तो cos⁵ तो हमारा 1 ही है। ठीक है, तो P विल बी VI, सिंपली DC सर्किट जैसा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इस केस में हम लोग करंट निकालेंगे, I विल बी 100/250 विच इज़ 0.4 एम्पियर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंट अप्रोच से पूछा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ द लीड एसिड बैटरी यहाँ पे पूछा है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2 PbSO4 + 2H2O। ओके, ये सेम क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके इसको करेक्ट आंसर मार्क करना था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 116। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट फॉलोइंग सर्किट। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक करंट हमें पूछा गया है, जो यहाँ पे हमारे पास बैटरी सोर्स है उससे हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है ये सर्किट में देखना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं देखिए आपको बता दूँ, कितने जल्दी आप क्वेश्चन को अडेप्ट कर पाओगे उतने ही उसी से पे आपका सिलेक्शन मैटर करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बार हमारे पास सर्किट देखा, कुछ सर्किट में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, हमारे पास 2 पैरेलल रेजिस्टेंस है 12 और 6। हम लोग 12 × 6 इस पैरेलल को क्या करेंगे? इक्विवेलेंट निकालेंगे, 12 × 6 अपॉन 12 + 6 विच विल बी इक्वल्स टू 12 6 हमारे पास आ जाएगा 72, करेक्ट, अपॉन 12 + 6 कितना हो जाएगा? 18 4 = 72। इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आप भूल जाओ अभी। ठीक है, 4 ohms का हमारे पास ये आ गया, 4 ohms, 3 ohms और ये 5 ohms जो है हमारे पास सीरीज़ में, हम लोग इसको एड अप कर लेंगे तो विल गेट 12 ohms। वोल्टेज कितना है हमारे पास? वोल्टेज है 78 volts। इफ़ वी डिवाइड दिस, इफ वी सॉल्व दिस, विल गेट 6.5 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यहाँ से 6.5 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। ठीक है, 78 वोल्टेज की बैटरी से, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था बाय द वे। द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू डू द वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिज्म, मैग्नीट्यूड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
एक हमारे चार्ज पार्टिकल को एक कुछ वर्क करना है, उस एबिलिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द 3 रेजिस्टेंस बल्ब ऑफ 25 वाट, 40 वाट, 40 और 60 वाट, विच वन विल हैव द लोवेस्ट रेजिस्टेंस? इन तीनों बल्ब्स में से किसका सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा जितना लोवेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर जो डिसिपेशन हो रहा है वो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस पे होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है P = V²/R। जितना हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना हमारा पावर लो रहेगा, बट जितना हमारा रेजिस्टेंस लो रहेगा उतना ही हमारा पावर ड्रॉप ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस केस में सबसे ज़्यादा पावर ड्रॉप किसका हो रहा है? 60 वाट के बल्ब का। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारा 60 वाट बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। ठीक है, और इसमें हमारा लोएस्ट रेजिस्टेंस भी रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आपने हमारा जो लैम्प बेस्ड MCQs का सेशन है वो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ आफ्टर दिस सेशन, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके ब्राउज करके उस सेशन को देख सकते हो। उसमें सारे जो बल्ब के रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस करा चुके हैं। ये सेशन हम लोग थोड़ा क्विकली सॉल्व करने का ट्राई करें, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में एक चीज़ एनालाइज की है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उसको वेरिएशन जो है वो बहुत कम वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं। नंबर ऑफ जो डिटेल में होना चाहिए अलग अलग टॉपिक्स में वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, जितना मेरा एनालिसिस में इस पेपर में कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही जो कॉन्सेप्ट्स है उसी क्वेश्चन के ऊपर बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या आपने खुद ने एनालिस किया होगा। अगर आपने वो इसके पहले के जो 100 क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे होंगे तो कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2018 में जो UPPCL JEE ने जो पूछा था, हालांकि SSC JEE ने काफ़ी डिटेल में अप्रोच किया था, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस इस सेशन में देखने को मिल सकता है उनके जो SSC JEE के पेपर्स थे। बट इस सेशन में टिपिकली ये पेपर की बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे एक लिमिटेड बैंड ऑफ जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हम इस सेशन को क्विकली अटेम्प्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग मैं इसका बेस मान के चलता हूँ जो हमारे जो 2 सेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द करंट इन द 3 किलो ओम्स रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। सारे पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अगर हमारे पास 3 किलो ओम्स का करंट फ्लो करना हो, करंट कितना फ्लो हो रहा हो ये अगर हमको जानना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल डिवाइड 6 वोल्ट बाय 3 किलो ओम्स। ठीक है, तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 6/3 इंटू किलो ओम्स है तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 3/10⁻³ हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाता है तो 6 × 10⁻³ 3 2 × 10⁻³ एम्पियर्स। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? उसी को हम लोग लिखते हैं 2 मिली एम्पियर्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 120। At 0 degrees centigrade, a sample copper of has a resistance of 4 milliohms and its temperature coefficient of resistance is 1/234.5 per degree Celsius. Find out the value of temperature coefficient of resistance at 7 degree Celsius. सेम क्वेश्चन का अप्रोच है, मैंने आपको बता दो। ये हमने 3 से 4 क्वेश्चंस इसके ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड सेशन में देखा, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। आपको मैं एज अ होमवर्क करके देता हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इंडिविजुअल इसका रिप्लाई करा दूंगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ जो कि ऑप्शन ए 0.003284 पर डिग्री सेल्सियस। मैं आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। एक सैम्पल कॉपर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 मिलियंस और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो है 1/234.5 पर डिग्री सेल्सियस। हमें है इसका जो टेम्परेचर और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है। यही आपको क्वेश्चन में करना होगा। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन ए है। आप उसको खुद को सॉल्व करके देखना होगा। आपको सेशंस में फर्स्ट और सेकंड सेशन में उसको इसके सेम टाइप के प्रोसीजर्स मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार एक्सप्लेन करा चुके हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 121। इन निकल कैडमियम बैटरीज डैश इज कॉमनली यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग निकल कैडमियम बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं? तो ध्यान में रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 122। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये भी ध्यान में रखना होगा, ओनली सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 8 ohms एंड 4 ohm रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है 4 ohms और 8 ohms का, इसमें का हमें करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना करंट फ्लो होगा। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो कि आपको ना इसको एक सम अप कर देना है।
ठीक है। 4+8, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक विजुअल इंस्पेक्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं हमारी इसको विदाउट सॉल्व करके भी मैं आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, एक जस्ट देख के इसको 10 सेकंड्स के अंदर आंसर सॉल्व करना है, 10 से 15 सेकंड्स के अंदर। देखिए 4+8 कितना हो जाएगा, वो जाएगा 12। यहाँ पे आपको पता है 12+12, ठीक है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया अगर दोनों भी सेम पैरेलल में है, ठीक है, तो इसको हाफ कर देने का, ठीक है, वो जाएगा हमारा 6 ओम, ठीक है, और 6 और यहाँ पे 6 आ जाएगा हमारा, वो जाएगा हमारा 12 ओम्स। 12 ओम्स और 12 वोल्ट सप्लाई है, तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, 12/12, 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर करंट है, तो सेम 1 एम्पियर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 1, ठीक है, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे भी 12 है, इसका सम अप करके, ठीक है, और यहाँ पे भी 12 है, तो करंट डिवाइड हो जाएगा इक्वली, ठीक है। इस केस में 1 एम्पियर जो है हमारा यहाँ पे 0.5 जाएगा, और इस केस में हमारा 0.5 यहाँ पे भी जाएगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए मैं आपको फिर से अप्रोच बता देता हूँ, ठीक है, क्विकली आपको उसको कैसे देख के एनालाइज करना है। यहाँ पे पैरेलल में था, सीरीज में था, इसको सम अप कर लिया, 4+8 कितना हो जाएगा, 12। 12 यहाँ पे भी आ जाएगा, 12 यहाँ पे भी आ जाएगा, दोनों पैरेलल में है, दोनों की इक्वल रेजिस्टेंस है, 12+12, 12 पैरेलल 12, ठीक है, 12 पैरेलल 12, तो उसको सीधा सीधा डिवाइड कर देगा 2 से, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास इसका 6 ओम्स का रेजिस्टेंस जाएगा, ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा, 12। 12 को हमने 12 से डिवाइड कर लिया क्योंकि हमारे पास वोल्टेज गिवन है और हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आया 12, ठीक है, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। इसको हम लोग करंट डिवीजन रूल से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, एग्जामिनर में क्वेश्चन ऐसा सेट किया कि यहाँ पे भी 12 ओम आ रहा है, यहाँ पे भी 12 ओम आ रहा है, तो इतना यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर्स का, ठीक है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये इक्वली डिवाइड होगा ना, ठीक है, ये मेन करंट है आई, तो ये I1 और I2 विल बी 0.5 इक्वली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चंस की अप्रोच ही आपको आपका सिलेक्शन दिला दिया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट द करंट इन द 12 ओम्स रेजिस्टेंस। 12 ओम रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड आउट करना है। देखिए सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया बार बार, इसका भी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। अगर आप 4 ओम्स और 8 ओम्स की जगह यहाँ पे 6+ मान लो आर्बिट्री वैल्यू ले लेते 2, ठीक है, तो इसका 8 ओम्स हो जाता, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास अगर ऐसा कुछ सर्किट रहता तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ता था, इस 12 ओम्स में से अगर करंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग ओके, तो इस 12 ओम्स में से निकालना होगा, तो हम लोग ये करंट इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 8 ओम्स ले लेते और हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 8 + 12, ठीक है, और इनटू हमारा जो करंट रहता है वो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक ए करंट डिवीजन रूल, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है फिलहाल के लिए 0.5 एम्पियर्स। सेम क्वेश्चंस उन्होंने 2 बार एग्जामिनेशन में पूछ किया, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is 6 ohms if the length of a wire is increased 3 times and the area of cross section is increased by 2 times. What will be the resistance of the wire? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसका अप्रोच कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट है और एक सा लॉन्ग कट मेथड भी है, मैं लेकिन आपको बताता हूँ शॉर्टकट कैसे अप्रोच करते। R इज इक्वल टू ρL/A, आपको फॉर्मूला ध्यान में होगा, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और A, ठीक है। तो इस केस में लेंथ हमारी 3 टाइम्स बढ़ चुकी है, ठीक है, तो हम लोग L' लिख लेते 3 टाइम्स, ठीक है, 3L लिख लेते, और हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी हमारा बढ़ गया, तो A को हम लोग लेते, A' को हम लोग लिखते 2A, ठीक है, तो 3/2, और R जो है हमारा रेजिस्टेंस R' वो हम लोग R' लिख लेते, 3/2 टाइम्स हमारा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो ओरिजिनल R है इसको हम लोग 3/2 का वैल्यू कितना था, 1.5। अगर हम लोग नया रेजिस्टेंस हमें पूछा गया व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, क्वेश्चन में वही पूछा था हमें कि अगर हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एक वायर है इसका 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसकी कुछ लेंथ है, उसका कुछ एरिया है, ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रेच कर लेते हैं और उसका एरिया भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा यही मैं पूछा था, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है वो 3/2 टाइम्स से बढ़ रहा है, क्योंकि लेंथ भी बढ़ रही है इसकी 3 टाइम्स और एरिया भी बढ़ रहा है 2 टाइम्स, ओके। मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। ये जो लेंथ है ये भी हमने 3 टाइम्स बढ़ा ली है, ठीक है, और एरिया भी हमारा 2 टाइम्स बढ़ चुका है, तो हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ फैक्टर आ रहा है पुराने रेजिस्टेंस से, तो हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 × 6 विल बी 9 ओम्स एज द फाइनल रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिस क्वेश्चन नंबर 126। A 3 amperes electric current flows through a 6 ohms resistance for 50 hours. What will be the energy consumed by a resistance? एक 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है 6 ओम के रेजिस्टेंस में से, 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा 3 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है 50 आवर्स के लिए, 50 घंटे के लिए ये करंट फ्लो हो रहा है। आपको पता है
एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, टाइम इंटू वर्क, करेक्ट। तो टाइम हमारे पास है 50 के आर, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क इंटू टाइम। वर्क कितना होगा, कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा, आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है हमारे पास 3 स्क्वायर इंटू आर कितना है हमारे पास 6 ओम्स इंटू टाइम कितना है 50। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट अ 2.7 किलोवाट आवर एज अ फाइनल आंसर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए आपको ध्यान से रखने होगा 27 किलोवाट आवर और 2.7 किलोवाट दोनों भी ऑप्शन में गिवन है, गलती से गलत मत करके आना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, एक यहाँ पे एल्यूमिनियम कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम्स 40 डिग्री सेल्सियस पे, उसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस पे, उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है 15 ओम्स। ये हमने हीट कर लिया 120 डिग्री सेल्सियस पे। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.00333 पर डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा कितना होगा, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सिमिलर अप्रोच है, सेशन 1 को आप अच्छे से तरीके से देख लोगे कि वहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज़ 0.0029। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 128। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। ओके, इसमें से एक टोटल करंट हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल है, अभी हमने सॉल्व करके देखा था कि कितना इसका करंट आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे 72 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है 12 ओम और 6 ओम्स का, इसको हम लोग पैरेलल में कर लेते हैं। 12 पैरेलल 6 तो यू विल गेट अ 4 ओम्स, ठीक है। तो इसको आप ऐसा रिप्लेस कर सकते हो, ये 4 ओम्स का हो जाएगा, इसको आप अभी भूल जाओ, ठीक है। 4 + 5 9 + 6 15 + 3 18, ठीक है। 18 ओम हमारा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब एक हमारे पास एक सप्लाई है 72 और एक हमारे पास 18 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। इस केस में हम लोग करंट निकालना है आए तो काफ़ी सिंपल है, 70 डिवाइडेड बाय हम लोग 18 करेंगे, यू विल गेट 4 एम्पियर्स एज द फाइनल आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 129। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर एट द लोअर टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर लोअर टेम्परेचर पे हाई रहता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एनटीसी और पीटीसी में हमने काफ़ी बार ये डिस्कस करा चुके हैं। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इज मोर देन 4 व्हाट इज द सब्सटेंस कॉल्ड। अगर यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन का अप्रोच है, आप मैं देखा रहा हूँ जो बैंड ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जामिनर में क्वेश्चन के, उन्होंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस इसमें डाले, मैं ऐसा एनालाइज करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। हालांकि दूसरे शिफ्ट में कुछ वेरियस क्वेश्चंस देख सकते हैं, बट इस शिफ्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इज मोर देन 4 व्हाट इज सब्सटेंस कॉल्ड एज। वो हमारे पास हम लोग उसको कहेंगे बैड कंडक्टर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर वो 4 से ज़्यादा है तो वो एक बैड कंडक्टर हो जाता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और अगर हमारे पास लेस देन यहाँ पे पूछा रहता लेस देन 4 तो वो हमारा कंडक्टर्स का करेक्ट आंसर हो जाता। तीनों भी कंडीशन हमने डिस्कस करा लिए, ओके। अगर 4 है एग्जैक्ट तो सेमीकंडक्टर है, मोर देन 4 है तो बैड कंडक्टर है जस्ट लाइक अ इंसुलेटर, एंड अगर लेस देन 4 है तो वो हमारा कंडक्टर हो जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 131। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी सिलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी है उससे हमको उसको कंसिडर करते हुए ऑड वन आउट हमको निकालना है। मैग्नीन, कैंथल, टैंटनम, टेफ्लॉन, इसमें से हमको करेक्ट आंसर मार्क करना है। तो उसका बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी हमारा टेफ्लॉन इसका ऑड वन आउट हो जाएगा, ओके। क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा टेफ्लॉन एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और उसकी काफ़ी लोएस्ट कंडक्टिविटी रहते हैं एज कम्पेयर टू मैग्नीन और बाकी सारे कंपाउंड्स को लेके हुए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। एसिड कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है हमारे बैटरी के अंदर उसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, उसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शंस इन अ निकल कैडमियम बैटरी ऑफ अ सेल और अ सेल इज कम्प्लीटली डैश। जो हमारी केमिकल रिएक्शन रहती है कैडमियम बैटरी में, ठीक है, निकल कैडमियम बैटरी में या और सेल में, वो एक कम्प्लीटली रिवर्सिबल रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, रिवर्सिबल। मैंने करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिवर्सिबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मार्क्ड वोल्टेज फॉर अ निकल कैडमियम सेल। ये सेम क्वेश्चन आपको सेशन 1 में भी पूछा गया था। यहाँ पे दूसरा कोई एक
यहाँ पे हमको बैटरी का कंपोनेंट पूछा गया था, ठीक है। बट यहाँ पे जो मार्क्ड अप वोल्टेज है निकल कैडमियम सेल का वो रहता है हमारा 1.2 वोल्ट्स। ध्यान में रखिएगा, एक चार्ट भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1.2 वोल्ट्स विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ पे देख सकते हो निकल कैडमियम का 1.2। ओके, ये चार्ट को आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ohms at a 50 degree centigrade and 6 ohms at a 100 degree centigrade. Calculate its resistance at a 0 degree centigrade. ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसको मैं आपको चलो एक सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी इस सेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R0, हम लोग उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जो रेजिस्टेंस है आपको ध्यान में रखना होगा, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, RT विल बी इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी से फार्मूला से रिलेटेड आपको जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन है हमने इसके पहले देखे, वो आपको ध्यान में रखना होगा। इसी फार्मूला से वो सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे RT क्या है, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आफ्टर टेम्परेचर चेंजेस है, ठीक है। ओके, R0 क्या है हमारा, R0 है हमारा बिफोर टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा, यह अल्फा है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये डेल टी है, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे RT कितना गिवन है, 5 ohms। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन को इस तरीके से बनेगा, विच विल बी इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू 50। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। और हमारा नेक्स्ट इक्वेशन में क्या रहेगा, हमारे पास कितना है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो RT है वो है हमारा 6 ohms, ठीक है। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है, इस केस में इक्वेशन बनेगा 6 इज इक्वल्स टू RT, मतलब हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है, मैंने अभी आपको बताया था 6 ohms इज इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू 100। यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों को भी सॉल्व करते तो यू विल गेट 1.2 प्लस 60 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 100 अल्फा। ओके, तो इससे आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अल्फा का हमने वैल्यू निकाल लिया, तो इस अल्फा को हमने अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तो यू विल गेट 5 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 50। तो इसमें हम लोग ये अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते तो यू विल गेट R0 एज अ 4 ohms। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 136। द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन इन अ लीड एसिड बैटरी बिकम्स हाईएस्ट व्हेन। एक सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो लीड एसिड बैटरी में कब हाईएस्ट हो जाता है, जब वो सेल फुल्ली चार्ज हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A portable machine requires a force of 200 newtons to move it. If the machine moved 20 meter in 25 seconds, the power consumed in doing this well. एक पोर्टेबल मशीन है जिसको 200 न्यूटन का फोर्स लगता है एक कुछ चीज़ें मूव करने के लिए। इफ़ द मशीन इज मूव्ड 20 मीटर्स इन 25 सेकंड्स, 20 मीटर्स वो मूव कर चुकी है फ्रॉम A to B 25 सेकंड्स में, ठीक है। तो पावर कंज्यूम कितना है हमें निकालना है, ठीक है। फोर्स है हमारे पास 200 न्यूटन्स का, टाइम है हमारे पास 25 सेकंड्स का, और कितना मीटर है जो वर्क है वो हमारे पास 20 मीटर्स का। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 200 इंटू 20 विच विल बी इक्वल्स टू 4000 जूल्स। वर्क को हम लोग किस में मेजर करते हैं, जूल्स के अंदर। टाइम है हमारे पास 25 सेकंड्स, तो हम लोग पावर को कैसे लिखते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो 4000 अपॉन हम लोग 25 कर लेते हैं, तो यू विल गेट वर्क अपॉन टाइम कितना है, वर्क है 4000 जूल और टाइम कितना है 25, इसको हम लोग 25 से डिवाइड कर लेते हैं, यू विल गेट पावर एज अ 160 वैट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन ये मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखता हूँ। इस टाइप के ये साल के SSC JEE के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है, जितना मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। We'll see the next question, which is question number 138. In the following circuit, what is the voltage drop across the 1.5 ohms resistance? सिंपल सा अप्रोच है। देखिए, एक आपको यहाँ पे मेन करंट है, दो सीरीज में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है 4.5 ohms और 1.5 ohms के, 2 एम्पियर्स का करंट सोर्स है।
करंट भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अगर हम लोग इसको I1 मान लेते हैं और इसको हम लोग I2 मान लेते हैं तो हमारे पास 1.5 ओम्स का रेजिस्टेंस का ड्रॉप हमें पूछा गया है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो हमारे पास करंट पता होना चाहिए। I2 को हम लोग कैसे निकालेंगे, करंट डिवीजन रूल से, हमारा मेन करंट इंटू हमारे पास रेजिस्टेंस कितने, इसमें से अगर हमको करंट निकालना है, ठीक है, तो हमें जो ये रेजिस्टेंस उसको पहला लेना पड़ेगा, उसका अपोजिट का, तो 4.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 1.5। करंट हमारे पास कितने ऑलरेडी गिवन है 2, तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे 2 इंटू 4.5 अपॉन 6, ठीक है, 3 तो यू विल गेट 1.5 एम्पियर, ये करंट हो जाएगा। I2 विल बी 1.5 एम्पियर, ठीक है, 1.5 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, 1.5 एम्पियर और 1.5 ओम्स है, तो वोल्टेज को हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 1.5 इंटू 1.5 विल बी 15 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 225। ठीक है, 225, 2.25 दो डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 दे देंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो रहेगा 2.25 वोल्ट्स। ओके, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा सेशन समझ में आ रहा होगा, मेरी लैंग्वेज और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको पता है मैं आपके सारे कमेंट्स रीड अप करता हूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, सवाल सुझाव आपके या फिर सजेशंस भी रहते हैं, तो मैं टोटली अप्रिशिएट करता हूँ सारे सजेशंस को, क्योंकि सेशंस आप ही के लिए, सिलेक्शन आप ही का होना है। ठीक है, और आपको मुझे कमेंट करना रहेगा, आपको सजेशन करना रहेगा कि किस टाइप से मैं पढ़ाऊँ। अगर आपको स्पीड ज़्यादा हो रही है, फास्ट हो रही है, या फिर कंप्लीटली इंग्लिश में चाहिए या फिर हिंदी में चाहिए, तो आप मुझे कोई भी आपका सजेशंस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सो दैट मैं नेक्स्ट सेशन से उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, और हमारे कोचिफाई चैनल जो कि आपको हमारा नॉन टेक्निकल प्रोफेशंस का एक चैनल है, उसको भी आपको जाके सब्सक्राइब करना है। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, साथ ही साथ इस सेशन को लाइक भी करना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 139। देखिए, ध्यान में रखिएगा, ये सारे सेशंस आप ही के लिए। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखोगे एक बार तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, तो उस केस में आपको पॉजिटिव रह के आपको अच्छे से आपकी प्रिपरेशन जारी रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पैंडेमिक फॉर एवर रहने वाला है, क्योंकि कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा, हम लोग ऐसी आशा करते हैं। और आपका जो सिलेक्शन है, आपके एग्ज़ाम्स कंटिन्यू होकर आपको अच्छे से इसी टाइम में आपको यूटिलाइज़ करके आपका जो बेस्ट टाइम है इसमें प्रिपरेशन में लगा कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी लेना है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स विल हैव अ लोवेस्ट रेजिस्टेंस इन अ रूम टेम्परेचर। सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कितना रहेगा रूम रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, सारे लैम्प्स का एक वोल्टेज कॉमन है। ठीक है, 220 वोल्ट्स पे। तो इस केस में हमारे पास 200 वाट का जो बल्ब रहेगा वो हमारा लोवेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। इस केस में लैम्प बेस्ड सेशन में मैंने आपको काफ़ी बार बताया था आपको। देखिए, आपका रेजिस्टेंस अगर बल्ब का, ये मान लो एक बल्ब है आपके पास, ठीक है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस लो है तभी जाके हमारा पावर ड्रॉप जो है, ठीक है, वो ज़्यादा रहेगा ना। ठीक है, दैट मीन्स वो पावर ज़्यादा डिसिपेट करेगा, ज़्यादा वो ग्लो करेगा। तो इस केस में हमारा लोएस्ट रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास जो पावर ड्रॉप है वो ज़्यादा रहेगा। तो सबसे हाईएस्ट पावर ड्रॉप कितना आ रहा है, वो है 200 वाट का, तो उसका रेजिस्टेंस भी हमारा लोएस्ट रहेगा। साथ ही साथ इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 140। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। The average EMF of the nickel cadmium battery is 6.2 volts. The average EMF of a nickel cadmium battery is 2.5 volts per cell. The nickel cadmium battery is superior as compared to the lead acid battery. ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The nickel cadmium battery is superior to compared to lead acid battery. ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। We'll see the next question, which is question number 141. The resistance of a फ्यूज कंपोनेंट शुड बी डैश एंड मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो। फ्यूज कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस रहता है यहाँ पे दोनों भी लो रहता है, उसका रेजिस्टेंस भी लो रहता है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो रहता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। ठीक है, ये हमारा फ्यूज़ है, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहता है, भले यहाँ पे लो गिवन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बट आपको ध्यान में रखना इसका रेजिस्टेंस जो रहता है वो स्लाइटली ज़्यादा रहता है, जो हमारा कंडक्टर का एक्चुअल कंडक्टर्स रहते हैं उससे रेजिस्टेंस ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है, जो अगर हमारा रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो उस केस में हमारा हीट डिसिपेशन ज़्यादा रहेगा, और हीट डिसिपेशन के कारण ही ये फ्यूज़ जो है मेल्ट डाउन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ये फ्यूज़ क्यों मेल्ट होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये थिक वायर है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रॉपरली एक हमारा
थिन वायर हम उसको फ्यूज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मेल्ट कब होगा, जब जाके हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप जो है हमारा पावर ड्रॉप, ठीक है, आई स्क्वायर आर ड्रॉप जब बढ़ेगा तब हमारा टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये फ्यूज़ मेल्टअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें लॉजिक ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज़ लो, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए सो दैट हमारा जल्दी से जल्दी वो मेल्टअप हो सके और हमारा पावर सप्लाई वो डिस्कनेक्ट हो सके, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज द फॉलोइंग डायग्राम एंड फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट्स इन द 5 ohms रेजिस्टेंस। देखिए ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। सेम क्वेश्चन आपको आई गेस हमने 3 से 4 बार ये सेम क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। अभी भी मुझे याद है, इनफैक्ट इसका जो मेन करंट फ्लो हो रहा है वो है आई गेस 2.15 एम्पियर्स, नहीं करेक्ट ही है 2.15 एम्पियर्स ही हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इतना यहाँ पे क्या पूछा है 5 ohms, अभी यहाँ पे हमारे 5 ohms रेजिस्टेंस में से करंट पूछा गया। तो ये जो हमारे पास सर्किट आएगा, पहले इस डेल्टा को हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जो हमारा डेल्टा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 ohms, 6 ohms और 4 ohms ये डेल्टा में कनेक्टेड है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ, अगर हम लोग एग्जैक्ट इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये जो लूप है कुछ इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार कैसा आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, और इसी का रिलेटेड हम लोग इस सारे वैल्यूज़ को निकाल के हम लोग करंट एक फाइंड आउट कर लेंगे 2.15, ठीक है। तो इस करंट को हम लोग फाइंड आउट करके ये जो 5 ohms का रेजिस्टेंस है इसमें से हम लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा करंट डिवीजन रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे आप सिंपली इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, या यहाँ पे अगर हमारा ये I1 है और ये हमारा I2 है, तो इसमें से करंट फ्लो करना होगा, तो आपको ये रेजिस्टेंस अपॉन इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 2.15 आपको मेन करंट कंसिडर करना होगा। मैं आपको पहले भी बता दूँ 2.15 एम्पियर। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विच इज़ 0.711 एम्पियर्स। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस करा चुका, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। आई होप आपने वो सेशंस देख लिए होंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेशन। मैं इसलिए काफ़ी बार आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि वो सेशंस आपको ध्यान से देखने होंगे, उसी के डिपेंडेंट आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं रहता तो मैंने आपको डेफिनेटली इसको सॉल्व करके दिया रहता विद डिटेल में, ठीक है। बट ऑलरेडी सेशंस का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है क्वेश्चन को समझाते समझाते, फिर भी मैं फास्ट और क्विकली आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 143। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लेस देन 4 व्हाट इज सब्सटेंस कॉल्ड। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, मुझे पता भी नहीं था ये क्वेश्चन सेम यहाँ पे अपीयर हो रहा है करके। हमारे पास अगर लेस देन 4 है तो हमारा क्या रहता है, वो कंडक्टर रहता है, अभी हमने बताया था, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहले एग्जामिनर ने यहाँ पे सेमीकंडक्टर का पूछा, देन हमारा इंसुलेटर का पूछा, ठीक, देखिए देन हमारा कंडक्टर का पूछा। 3 क्वेश्चन आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्राम शोन बिलो, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पे 1 ohms रेजिस्टेंस का यहाँ पे ये जो मेन करंट है इसमें से आपको करंट फाइंड आउट पूछा है, ठीक है। फाइंड आउट द करंट इन 1 ohms रेजिस्टेंस। आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग से वो अगर वो मेन करंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया रहता 2.149 एम्पियर जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू था, तो आपका वही के कहीं करंट ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। रिटर्न करंट भी ये रहेगा 1 ohms रेजिस्टेंस में जाने वाला, तो वो रहेगा 2.15 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सिंपल है, ठीक है। क्या फिर आप इसको सेम प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा ये करेक्ट, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। जो 1 ohms का रेजिस्टेंस है फाइनल, इसमें से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा सेम करंट था 2.15 एम्पियर्स, ओके। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 145। इफ यू वांट टू रिप्लेस द फॉलोइंग सर्किट विद अ सिंपल सर्किट दैट हैज अ वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस। अगर हमारे ये कंप्लीट रेजिस्टेंस इस सर्किट को हम लोग एक सिंपल रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स को हम लोग रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा। इसको सेम मेथोडोलॉजी है, 8 ohms और 8 ohms से पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 ohms का, ठीक है। क्विकली अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप भूल जाओ। 4 ohms का यहाँ पे आ गया, 4 + 5 कितना हो जाएगा, सीरीज़ में है 4 + 5 9 + 5 14, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 60 वोल्ट का ये आ जाएगा और यहाँ पे 14 ohms का हमारे पास रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम अगर हमारे पास करंट भी पूछे तो हम लोग 60/14 भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, तो वैल्यू आ जाएगा 14 ohm रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विजुअली भी सॉल्व कर सकते हो, 8 और ये 8 पैरेलल है, इसको ऐसा 8 × 8/8 + 8 करने की भी ज़रूरत नहीं कि अगर आपको सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दिखते हैं, ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सीधा सीधा दो से डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे 2 इक्वल ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसको 3 से डिवाइड कर ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 8 और 8 का पैरेलल में आ जाएगा 4 ओम। ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, 5 + 5 10 + 4 14। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्टेंटाइन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द रेजिस्टेंस बिकॉज। रेजिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना होगा, एक प्रॉपर्टी रहती है, अगर हमारा कोई भी टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है तो हमारे कंडक्टर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर है वो हमारा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे सर्किट में भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा करंट के जो वैल्यूज़ है वो भी हमारे चेंज हो जाएंगे, बट हम लोग ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम लोग इसमें कॉन्स्टेंटाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो स्लाइटली एंटी से रहता है, सॉरी स्लाइटली ये जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है। दैट मीन्स जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता विद अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। द रेजिस्टेंस शोज नो चेंज विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर। ये जो कॉन्स्टेंटाइन मटेरियल है, हमारा जो रेजिस्टेंस बनाने में यूज़ होता है, हम लोग उसको जो वेरिएशंस भी आता है टेम्परेचर के अंदर, उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सो दैट हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर चेंज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 watt and 220 volt bulb and 100 watt 220 volt bulbs are connected in parallel and connected to 220 volt supply. Which bulb will produce more light? इसमें से सबसे ज़्यादा बल्ब कौन सा लाइट प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, तो 100 वाट का जो बल्ब है हमारा सबसे ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। लैम्प बेस्ड क्वेश्चन में हमने काफ़ी बार ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अगर 2 बल्ब्स हमारे पास पैरेलल में कनेक्शन है तो जिसका हायर पावर रेटिंग रहेगा और लो रेजिस्टेंस वैल्यू रहेगा वो हमारा ब्राइटर ग्लो करेगा। शॉर्टकट बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 148। 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ ईच डिसिपेट्स 30 watt, द टोटल पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी इक्वल्स टू। अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, ईच डिसिपेट कर रहे, हर एक का पावर डिसिपेशन है 30 वाट्स, तो टोटल पावर सप्लाई कितना रहेगा वोल्टेज सोर्स का, वो रहेगा हमारा 90 वाट। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ध्यान में रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी सिलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। यूरेका, सिंथेटिक स्किन, सिंथेटिक रेजिन, स्पेसिफिक एंटी थर्मल ग्लास पायरेक्स या फिर प्रेस बोर्ड। ओके, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी इसको ध्यान में रखते हो, अगर हम लोग इसको करेक्ट आंसर मार्क करते हैं तो हमारा इसमें से ऑड वन आउट आ जाएगा यूरेका, बिकॉज यूरेका इज having a medium conductivity and it is a good conductor of electricity. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द सेशन बता रहा हूँ। ऑन व्हाट डज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा डिपेंड्स। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। हमने अभी तक 150 क्वेश्चन 3 सेशंस के अंदर डिस्कस करा चुके हैं। ठीक है, तो फॉर द नेक्स्ट सेशन मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन है वाई वी यूज डमी कॉइल्स इन द डीसी जनरेटर। इसका करेक्ट आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो आई आपको मेरा सेशन और मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा। इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, इस सेशन को लाइक भी करना है। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल कोचिफाई_ऑफिशियल और इलेक्ट्रिकल MCQs को ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको सारे PDFs मिलते रहेंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम गाइज, आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।